फाइनेंशियल प्लानिंग करना आपके जीवन का एक लक्ष्य नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एक जीवन शैली है, ये एक लाइफस्टाइल है। इसे आपको अपनी जिंदगी में पूरी जिंदगी इनफैक्ट जीते रहना होगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि ये एक ऐसा रामबाण है जिससे आप अपनी मर्जी की और अपने सपनों की जिंदगी जी सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आप देख रहे हैं 80 मनी, बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। शो की शुरुआत करते हैं, बताते हैं आपको क्या है आज खास ऑन द शो। बीमा कंपनियों की मनमानी अब नहीं चलेगी, बिना वाजिब कारण के नहीं हो सकता इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट। जानिए क्या है पॉलिसी धारक के अधिकार। क्या होता है फायर इंश्योरेंस, कैसे इससे हुए नुकसान के लिए आप खरीद सकते हैं फायर इंश्योरेंस, हम बताएंगे आपको आज। 60 की उम्र के बाद कैसे खरीदे माता पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, जानिए आज की पेशकश में। साथ ही कैसे बनाए संतुलित पोर्टफोलियो, निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन, क्रिप्टो करेंसी से जुड़े कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, 80 मनी बने अपना फाइनेंस मिनिस्टर देगा आपके सवालों के जवाब, कराएगा आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9619873567। ये वो नंबर है जहां पर वीडियो के जरिए आप सवाल हमसे पूछ सकते हैं। आपको बस अपने सवाल का वीडियो बनाना होगा और वीडियो भेजना होगा हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर। आज की शुरुआत हम इंश्योरेंस के साथ करेंगे और पॉलिसी धारक के अधिकार और हक के साथ करेंगे। देखिए, इंश्योरेंस कंपनियों की मनमानी कोई नई बात तो है नहीं। आपके क्लेम को बिना किसी वजह के रिजेक्ट कर देना, पॉलिसी की शर्तों में बिना आपको बताए बदलाव कर देना, इस तरह की हरकतों के साथ एक आम पॉलिसी धारक हमेशा हम देखते हैं परेशान रहता है। लेकिन आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, ये हाल ही में हुआ एक किस्सा है जहां पर इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए पॉलिसी धारक और जो भी पॉलिसी को इशू कराते हैं उनके हक का संज्ञान लेते हुए नेशनल कमीशन ने एक गहरी बात कही है और साथ ही इंश्योरेंस कंपनियों पर फटकार भी लगाई है। बात है रॉक्सी कलर लैब की, जिसने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से 2 फायर इंश्योरेंस पॉलिसी के कवर लिए थे। ये कवरेज डिजिटल कलर लैब, प्लांट, मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल आदि के कवर के लिए ली गई थी। एक पॉलिसी की मियाद 8 जुलाई 2008 से लेकर जुलाई 7, 2009 तक की थी। दूसरी 6 जनवरी 2009 से 5 जनवरी 2010 तक की। रिस्क का पूरा कवरेज अमाउंट 96 लाख था। ये 2 पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी की 2 अलग अलग ऑफिस से ली गई थी। बाद में इन्हें एक ही डिविजनल ऑफिस में शिफ्ट कर दिया गया और साथ ही इंश्योरेंस कंपनी ने हानि के आकलन की शर्त को मार्केट वैल्यू के आधार पर बदल दिया और इस बारे में पॉलिसी होल्डर को जानकारी नहीं दी गई, यानी कंपनी को इसके बारे में नहीं बताया गया। रॉक्सी कलर लैब में 9 अप्रैल 2009 को आग लगी। सारी तफ्तीश करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी ने 30 लाख का इंटरिम रिलीफ पेमेंट कर दिया। घाटे का सर्वे करने वाली कंपनी ने, जिसे खुद इंश्योरेंस कंपनी ने चुना था, 48,43,268 के मार्केट वैल्यू के तहत आकलन किया। लेकिन अब क्योंकि क्लेम मार्केट वैल्यू पर मिल रहा था, जो कि पॉलिसी के शर्त के बाहर था, रॉक्सी कलर लैब ने चंडीगढ़ स्टेट कमीशन में इसकी शिकायत की और कुल बकाया राशि 19,61,749 रुपए का क्लेम मांगा। इंश्योरेंस कंपनी ने इस कदम को कॉन्टेस्ट किया, लेकिन स्टेट इंश्योरेंस ने कहा कि कंपनी को क्लेम पहले से तय की गई शर्तों के मुताबिक मिलना चाहिए, क्योंकि मार्केट वैल्यू के आधार पर घाटे का आकलन करने के बदलाव के बारे में कंपनी को नहीं बताया गया था। फैसले में 8% ब्याज के साथ 19,53,745 क्लेम को चुकाने का आदेश दिया गया। साथ में अगर क्लेम चुकाने में देरी हुई तो 20,000 का कॉम्पेंसेशन और 10,000 लिटिगेशन कॉस्ट के साथ 30 दिन के अंदर क्लेम का भुगतान करने को कहा गया, नहीं तो ब्याज बढ़कर 12% हो जाएगा। मामला आगे बढ़ा, नेशनल कमीशन में गया और उन्होंने भी स्टेट कमीशन के फैसले को कायम रखा।
चलिए, तो अब रॉक्सी लैब के साथ जो हुआ है, ये तो एक कंपनी है जिसने अपने लिए फायर इंश्योरेंस लिया था और यहाँ पर इनके क्लेम को, जितना उन्होंने क्लेम किया था उतना नहीं देने के पीछे इंश्योरेंस कंपनी पड़ गई थी। लेकिन इसके लिए एक आम पॉलिसी धारक के लिए क्या सबक निकल कर आते हैं, इस पर हम विस्तार से आज बात करेंगे। मेरे साथ खास पेशकश में कुछ मेहमान भी जुड़ गए हैं। कंज्यूमर एक्टिविस्ट जहांगीर भी गई हमारे साथ हैं, ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटवाल हैं, PolicyX.com के फाउंडर और सीईओ नवल गोयल भी है। आप तीनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में, जहां पर आज हम इंश्योरेंस पॉलिसी धारक के हितों की बात करेंगे, उनके अधिकार की बात करेंगे। जहांगीर जी, सबसे पहले आपसे मैं पूरा मुद्दा समझना चाहती हूं। वैसे तो हमने केस सुन ही लिया है, लेकिन इसके लिए एक आम पॉलिसी धारक के लिए अगर मैं देखूं, उस नजरिए से अगर मैं समझना चाहूं, तो किस तरह की सीख निकल कर आती है, किस तरह से हमें इंश्योरेंस कंपनियों की जालसाजी, उनकी मनमानी, उनकी लापरवाही का सबक मिलता है इस किस्से से? जो पॉलिसी इश्यू होता है, तो पहली टाइम जब पॉलिसी इश्यू करते हैं इंश्योरेंस कंपनी, तो उनका टर्म्स एंड कंडीशंस आपको देखने का अधिकार है। अगर जो एजेंट ने आपको कुछ समझाया गया होगा और वो गलत निकला, वो पॉलिसी के अंदर लिखा नहीं हुआ होगा, तो उनका मतलब होता है कि एजेंट ने जो समझाया है और एक्चुअल हकीकत में जो पॉलिसी है उसमें फर्क है, उसमें डिफरेंस है। अभी जब ये डिफरेंस रहता है तो 15 दिन का समय दिया जाता है, जिसमें आप इंश्योरेंस कंपनी को बोल सकते हैं कि ये पॉलिसी हमें समझाया गया था, उस मुताबिक इश्यू नहीं हुआ है, हमें आपका कवरेज पसंद नहीं है, आप पॉलिसी कैंसिल कीजिए, हमारा पैसा वापस कीजिए। तो इंश्योरेंस कंपनी को पैसा वापस करने का ऑब्लिगेशन है। अभी ये पहला पॉलिसी के बारे में मैंने बोला। आगे जब टाइम टाइम पे रिन्यू होता है पॉलिसी, तो तभी इंश्योरेंस कंपनी यूनिलैटरली, एक तरफी उनकी मनमानी करके टर्म्स और कंडीशंस बदली नहीं कर सकती है। ऐसा समझो जो ग्राहक बोले कि हमारा ये टर्म्स है, तो इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट करेगी, नहीं करेगी। तो वैसे जब इंश्योरेंस कंपनी कोई टर्म्स नहीं रखेंगी, तो कंज्यूमर का कंसेंट लेने का, ग्राहक की कंसेंट लेने का फर्जियात है, उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है। अगर जो नहीं लिया वो कंसेंट, तो उनका मतलब रहता है कि जो ग्राहक है वो ओरिजिनल टर्म्स एंड कंडीशंस जो रहते हैं, जिस पे उन्होंने फर्स्ट पॉलिसी लिया था सबसे इंसेप्शन पे, वो पॉलिसी का टर्म्स एंड कंडीशंस रिन्यूअल पे कंटिन्यू रहता होगा। और अगर उसमें कोई डिफरेंस होगा तो कंज्यूमर बोल सकता है कि ये डिफरेंस हमारी परवानगी से नहीं है, हमारा क्लेम फर्स्ट ओरिजिनल टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक सेटल करना मांगता है। और ये मोस्टली फायर पॉलिसी, सब पॉलिसीज, इवन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में भी ये रेगुलरली ऐसे इंश्योरेंस कंपनीज करती है, जब सडनली टर्म्स एंड कंडीशंस बदली कर देती है। तो वो कैसे करती है कि जब भी उनको लगता है कि पॉलिसी अभी प्रॉफिटेबल नहीं है, जब तक प्रीमियम आता है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। जब भी उनको क्लेम सेटल करना रहता है, तो उनको लगता है कि अभी ये पॉलिसी प्रॉफिटेबल नहीं होगी, तभी ये क्लेम अवॉइड करने के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस बदली कर देते हैं, क्वाइटली, विदाउट नॉलेज, विदाउट कंसेंट, बिना परवानगी टर्म्स बदली कर देती है। और बाद में आप झगड़ते रहो, आप लड़ते रहो। केस अभी भी कंज्यूमर कोर्ट में भी केसेस सालों साल चलता है। तो फाइट करने का राइट के लिए आप जीतेंगे, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी टाइम खींच लेती है। जब भी कंज्यूमर फाइट करते हैं, तो ऐसा समझिए कि 1000 क्लेम गलत रीत से करने के लिए आपने सही बात यहाँ पर हाईलाइट की है जहांगीर जी। ये सब के लिए बहुत जरूरी है कि एक पॉलिसी होल्डर के पास जागरूकता हो, जानकारी हो, उन्हें पता हो कि उनके हक क्या है। अगर पंकज जी, मैं रॉक्सी लैब का ही एक किस्सा ले लूं, हालांकि ये तो एक कंपनी है, लेकिन देखिए यहाँ पर अगर आपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ा नहीं हो, तो अगर इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में या किसी भी टर्म एंड कंडीशन में बदलाव करती है तो आपको पता ही ना चले। और अगर
ये नहीं आप पकड़ पाते तो ये आप पर कितना भारी पड़ सकता है? एक आम पॉलिसी धारक के लिहाज से मैं समझना चाहूं तो कितना नुकसान यहाँ पॉलिसी धारक को उठाना पड़ सकता है अगर वो बिल्कुल भी ट्रैक ना करे या ये बात को सुनिश्चित ना करे कि जिस तरह की पॉलिसी ले रखी है उसी तरह के फीचर्स मिल रहे हैं, उसी तरह की कवरेज मिल रही है। बिल्कुल कविता, यहाँ पर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली ये कि जिस वक्त आप पॉलिसी के लिए अप्लाई करते हैं, प्रपोज करते हैं, उस वक्त तो आपको डेफिनेटली सारे टर्म्स एंड कंडीशन समझने चाहिए और पॉलिसी इशू होने के बाद भी आपको पॉलिसी वर्डिंग पढ़नी चाहिए। लेकिन यहां पर जो दूसरा मुद्दा है कि पॉलिसी रिन्यू के समय पर, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में तो खैर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन जनरल इंश्योरेंस में चाहे वो फायर हो, हेल्थ हो या थेफ्ट हो, किसी भी तरह की मतलब जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी हो, वहां पर इंश्योरेंस कंपनी ये कहती हैं कि आपका जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 ईयर का है और आप एवरी टाइम इसको रिन्यू कर रहे हैं। अब आप रिन्यू तो कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर दे। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी है, विमान कृष्णा बोस वर्सेस यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, जहां पर साफ कहा गया है कि जो आप पॉलिसी को रिन्यू करते हैं इसका मतलब टाइम एक्सटेंड कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि नए टर्म्स एंड कंडीशन पर आप पॉलिसी बेच रहे हैं या फिर जो इंश्योर्ड पर्सन है वो दोबारा से नई इंश्योरेंस पॉलिसी बाय कर रहा है। यहां पर सिर्फ रिन्यूअल का मतलब यह है कि आपके टर्म्स एंड कंडीशन सेम रहे, आप सिर्फ टाइम एक्सटेंड कर रहे हैं। तो इसके लिए इंश्योर्ड पर्सन को समझना है कि वो जो भी पॉलिसी ले रहे हैं उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो सेम होंगी जो कि जिस वक्त उन्होंने फर्स्ट टाइम पॉलिसी ली थी। और इंश्योरेंस कंपनी ऐसा नहीं कर सकती है, और अगर वो करती हैं तो ये वायलेशन ऑफ रेगुलेशन है और इसके खिलाफ डेफिनेटली पॉलिसी होल्डर फिर डेफिनेटली केस फाइल कर सकता है और अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है। आईआरडीए के नियम इस बारे में क्या कहते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनियां जो करती हैं अपनी तरफ से वो तो करती ही हैं ना, लेकिन आईआरडीए जो कि यहाँ पर पॉलिसी जो होल्डर्स होते हैं उनके हक का ख्याल रखता है और उनके अधिकार के लिए भी बहुत सारे ऐसे नियम बना रखे हैं जहाँ पर वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, अपनी शिकायत के निपटारे की गुहार लगा सकते हैं। तो आईआरडीए की तरफ से जो नियम जारी किए गए हैं नवल, उनके बारे में कुछ बताइए। जी, जैसा हमने देखा है रिसेंटली आईआरडीए ने काफ़ी पॉलिसी होल्डर के हित में काफ़ी सारे बदलाव लाए हैं। उनमें से कुछ ये है कि जैसे आप रिन्यूअल टर्म्स में चेंज नहीं कर सकते, आपको जो जनरल इंश्योरेंस है उसको आपको रिन्यूअल ही मानना पड़ेगा और आप अननेसेसरीली कोई भी कंडीशंस लगा देंगे रिन्यूअल के टाइम पे और पॉलिसी होल्डर उसको फिर चेंज करने से भी डरता है या इतना ध्यान नहीं देता है रिन्यूअल के वक्त में। तो इन चीज़ों के लिए आईआरडीए ने कुछ पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन मेजर्स किए हैं। उनमें से कुछ ये है कि जैसे लाइफ टाइम रिन्यूअल देना अब कंपलसरी हो गया इंश्योरेंस कंपनी के लिए। फॉर एग्जांपल अगर किसी का हेल्थ डिटेरियोरेट करता है, मान लीजिए कि आपने 10 साल पहले हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है और अब कोई कारण से आपका हेल्थ सही स्टेटस में नहीं है, तो उस समय में इंश्योरेंस कंपनी आपको डिनाई नहीं कर सकती। फिर से ये नहीं कह सकती कि अब हम फिर से अंडरराइटिंग के थ्रू जाएंगे और आपको एक नई पॉलिसी की तरह ट्रीट करेंगे। वो उसको उस पॉलिसी की तरह ट्रीट करेगा जो आपसे 10 साल पहले जैसा आपका हेल्थ था उस बेसिस पे आपको जो अंडरराइट किया था वही अंडरराइटिंग उसकी जारी रहेगी। तो इस तरह के जो बदलाव लाया है आईआरडीए ने वो काफ़ी हद तक पॉलिसी होल्डर्स को प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि हमने ये देखा है कि रिसेंट पास्ट में जब इंश्योरेंस कंपनी को लगता था कि अच्छा ये इस तरह के प्रोफाइल्स में क्लेम आने वाले हैं, तो वो कहीं ना कहीं रिन्यूअल टर्म्स को चेंज कर देती थी। वो उनको लगता था कि ठीक है इस तरह के प्रोफाइल को हम अवॉइड करें और रिन्यूअल में डिनाई कर दें उनको क्लेम या फिर लोडिंग लगा दें। तो इस तरह की चीजें काफी हद तक कंट्रोल होंगी इस तरह के बदलाव से और डेफिनेटली पॉलिसी होल्डर के लिए एक बहुत अच्छा मूव है, क्योंकि इस तरह के जो सरप्राइज एलिमेंट्स जो क्लेम के समय में आते हैं वो अब मुझे लगता है कि काफी हद तक रिड्यूस हो जाएंगे।
जहांगीर जी, यहाँ पर देखिए इंश्योरेंस के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। हम लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस इन दो खाकों में इनको अक्सर डिवाइड करके देखते हैं, लेकिन जहाँ तक लापरवाही की बात है इंश्योरेंस कंपनियों की, उनकी मनमानी की बात है या पॉलिसी धारक के हितों का ख्याल ना रखने की बात है, तो किस तरह की पॉलिसीज में किस तरह की हरकतें की जाती हैं इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से, जहां पर बेचारे एक पॉलिसी होल्डर को भुगतना पड़ता है? मैं 3-4 एग्जांपल्स दूंगा आपको। अभी एक पॉलिसी होल्डर था बीवी कुमार ऑफ काकीनाडा, उनका जिनका यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस की साथ इंश्योरेंस था, उनके और उनकी वाइफ का। उनकी वाइफ को कैंसर जब डिटेक्ट हुआ तो क्लेम क्लियर था, इंश्योरेंस कंपनी ने सेटल किया क्लेम, और उसके बाद रिन्यू करने का मनाही कर दिया कि ये ईयर टू ईयर पॉलिसी है। तो वेदर टू रिन्यू और नॉट, वापस एक्सटेंड करने का कि नहीं, वो हमारा इकोनॉमिक डिसीजन है, हम नहीं करेंगे। ये मैटर नेशनल तक कमीशन तक, पहले स्टेट कमीशन में गया। स्टेट कमीशन ने आदेश दिया रिन्यू करने के लिए, तो इंश्योरेंस ने कंपनी ने लोडिंग लगाया। अभी 1 लाख का जो पॉलिसी था उसके ऊपर 1 लाख प्रीमियम किया। तो पॉलिसी का उपयोग किया, जो जितना प्रीमियम है उतना ही क्लेम हो सकता है, तो इकोनॉमिकली अनवायबल किया। उसकी बाद केस डायरेक्टली नेशनल कमीशन तक किया, और नेशनल कमीशन ने ऑर्डर किया इंश्योरेंस कंपनी को रिन्यू करने के लिए ऑन दी ओरिजिनल टर्म्स ऑन रीजनेबल रेट्स। तो वो लोडिंग करके ऐसे करते हैं कि आपको प्रीमियम अफोर्ड नहीं होगा तो आप रिन्यू नहीं करेंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है, वो आपको ब्लेम कर सकते हैं, तो वो संभालना पड़ता है। दूसरा कि सर्टेन हिडन वो मैनिपुलेशंस करते हैं, जैसा कि LIC का जीवन सरल पॉलिसी, इसमें लाखों और लाखों कंज्यूमर्स को मिसलीड किया गया है, और जो क्लेम मैच्योरिटी क्लेम है और डेथ वैल्यू बेनिफिट है, उसमें वैल्यूज इंटरचेंज किया है, बड़ा फ्रॉड हुआ है। ये केस भी कितने ऑम्बड्समैन में भी कंज्यूमर की फेवर में होल्ड किया है कि इंश्योरेंस कंपनी जब कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करती है तो उनको क्लेम ऑनर करना पड़ता है। अभी ये एक केस जो था वो कंज्यूमर कोर्ट में गया, बिकॉज क्लेम अमाउंट मैच्योरिटी क्लेम 25 लाख था, कंज्यूमर ने प्रीमियम भरा था अराउंड 13 लाख का, और जब मैच्योरिटी हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी ने 4 लाख रुपीस क्लेम के लिए देने को सैंक्शन किया। जब केस ये कंज्यूमर कोर्ट में गया, स्टेट कमीशन महाराष्ट्र ने आदेश दिया इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट करने के लिए। इंश्योरेंस कंपनी विदाउट एनी, कुछ भी मटेरियल नहीं हुआ उनके पास था, फिर भी चैलेंज करने के लिए दिल्ली गए। दिल्ली में भी उनकी अगेंस्ट जजमेंट पास हुआ। उसकी बाद भी इतने विंडिक्टिव रहते हैं कि क्लेम सेटल नहीं किया। फाइनली एग्जीक्यूशन में जब पुलिस की थ्रू से चेयरमैन और MD की अगेंस्ट समन्स इश्यू हुआ LIC का, तभी सेटल किया क्लेम। तो आप सोच सकते हैं कि कितना एक्सटेंट तक जाना पड़ता है कंज्यूमर को उनके हक एक्सरसाइज करने के लिए। बिल्कुल, और ये जो प्रोसेस है ये अपने आप में काफी टायरिंग है। और हाँ, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ उसमें, तो इंश्योरेंस अभी क्या होता है कि ऐसा समझिए कि 1000 क्लेम रॉन्गली रिजेक्ट हुआ होगा, उसमें से 200 नोटिस भेजेंगे और एक्चुअल केस फाइल करेंगे ओनली 50 आदमी। तो इंश्योरेंस कंपनी फिर भी बेनिफिट होते हैं, क्लेम रिजेक्ट करते रहो। जो 50 आदमी ने उनका राइट के लिए वो कोर्ट गए, उनको हरेस करके सेटल करो क्लेम। बाकी का 950 आदमी का तो पैसे खा जाते हैं। तो जब तक ये पीनल एक्शन अगेंस्ट दी ऑफिसर्स नहीं होगा, अभी क्या है कि कोर्ट ऑर्डर करते हैं कॉम्पेंसेशन, तो ऑफिसर्स को पिंच नहीं होता है, पब्लिक फंड्स इंश्योरेंस कंपनी कॉम्पेंसेशन देती है। तो जब तक ये एटीट्यूड, ये माइंडसेट ऑफिसर्स का नहीं चेंज होगा, तब तक ये परेशानी रहेगी। इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिसर्स जो विंडिक्टिवली और हरस करते हैं,
उनकी अगेंस्ट जजमेंट आना मांगता है कि वो कॉम्पेंसेशन कंपनी देगी और वो ऑफिसर्स जो गिल्टी है उसमें से रिकवरी होगी उनकी सैलरी में से। तो एटीट्यूड चेंज होगा तो आपको आप सब सही हो जाएगा। पंकज जी, यहाँ पर एक बहुत अहम बात कही है। देखिए, जितनी भी तरह की ट्रेडिशनल पॉलिसीज हैं, मेरे ख्याल से उसमें हमने ज़्यादा धोखाधड़ी और फ्रॉड के केसेस आते हुए देखे हैं। नॉट इवन फ्रॉड, बट अगर मैं कहना चाहूँ कि जिस तरह से मनमानी करती हैं इंश्योरेंस कंपनियाँ, उसके मामले ट्रेडिशनल पॉलिसीज में ज़्यादा देखे गए हैं, खासतौर से जहां पर आपको गारंटी का एक वादा किया जाता है। बहुत ज़रूरी है कि जब आप कोई पॉलिसी लें तो उसके डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ें। जब आप ध्यान से पढ़ रहे हो तो वो कौन सी चेकलिस्ट होनी चाहिए पंकज जी, जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए? कई बार लोग इसमें भी कोताही कर देते हैं, आलस कर देते हैं। अगर खुद नहीं पढ़ सके तो बहुत ज़रूरी है किसी और से पढ़वाएं, लेकिन पता होना चाहिए कि किन किन फीचर्स पे हमें फोकस करना है ताकि आगे चलते हुए हमसे कोई पॉइंट मिस आउट ना हो जाए। बिल्कुल कविता, देखिए एक तो चीज है कि एक्सक्लूजन, हर पॉलिसी में कुछ कंडीशंस होंगे, कुछ एक्सक्लूजन होंगे कि जिन परिस्थितियों में आपका क्लेम अप्रूव नहीं हो सकता, तो उनको जानना बहुत जरूरी है। कई बार हो सकता है कि पहले से बताया गया है लेकिन इंश्योर्ड पर्सन या पॉलिसी होल्डर ने पढ़ा नहीं, उसको नहीं मालूम है और लास्ट मोमेंट पे डिसअपॉइंटमेंट होता है। तो एक तो ये है। दूसरी बात, वहां पर क्लैरिटी कितनी है, क्योंकि जो एक्सक्लूजन है उसको समझना कितना आसान है वो भी बहुत जरूरी है। और साथ ही एक बहुत जरूरी बात यह होती है कि कई बार आपके प्रपोजल फॉर्म में कोई बात आपसे पूछी नहीं जाती तो आप बता नहीं पाते। यहां पर डेफिनेटली क्योंकि पूछा नहीं गया इसलिए आप बता नहीं पाए, लेकिन हो सकता है कल इंश्योरेंस कंपनी को रीजन देके उस बात को प्रूव करने की कोशिश करे कि आपने बात बताई नहीं थी। तो इसमें हालांकि जो रेगुलेशन है वो ये कहता है कि कोई भी चीज को प्रूव करने का जो जिम्मेदारी है वो इंश्योरर की है, इंश्योरेंस कंपनी की है। यानी कि यदि प्रपोजर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में कोई भी ऐसा कंफ्यूजन है या फिर एम्बिग्यूटी है तो उसको, वो जो बात है उसको प्रूव करने का जो जिम्मेदारी है वो इंश्योरेंस कंपनी करेगी, क्योंकि माना जाता है कि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो लीगली सब चीजों को समझ सकते हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि वो टर्म्स एंड कंडीशन को बहुत क्लियर रखें, लेकिन जो इंश्योर्ड पर्सन है, जो पॉलिसी होल्डर है, उसको उतनी नॉलेज नहीं है। तो यहां पर कभी भी इस तरह की अगर कोई भी एम्बिग्यूटी होती है तो इंश्योर्ड पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अगर इंश्योरेंस कंपनी को उसको यह कहकर क्लेम रिजेक्ट करने की कोशिश कर रही हो कि आपने बात बताई नहीं थी, तो इंश्योर्ड पर्सन की, पॉलिसी होल्डर की यह जिम्मेदारी है, यह उसका अधिकार है, वो इंश्योरेंस कंपनी को जरूर कहे कि आपने मुझसे ये बात पूछी नहीं थी। और यह बात यदि इंश्योरेंस कंपनी इस बात को लेकर क्लेम पास नहीं करती है तो पूरा यहां पर चांसेस हैं कि ओम्बड्समैन के पास या फिर आगे किसी भी नेशनल फोरम में या फिर स्टेट फोरम में जरूर ये जजमेंट या ये जो भी ऑर्डर होगा वो इंश्योर्ड पर्सन के फेवर में होगा। तो ये बात ध्यान होनी चाहिए कि टर्म्स एंड कंडीशन की समझ होना, उसको समझना, और साथ ही कहीं पर ऐसा लगे कि इंश्योरेंस कंपनी कहीं ना कहीं आपको मिसलीड करने की कोशिश कर रही है तो आप अपने अधिकारों को समझें। और ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी जो बोल रही है वो सही है, आप उन बातों को समझने की कोशिश करें और अधिकारों को एक्सरसाइज जरूर करें। तो कुल मिला के बात यहाँ पर यही है कि देखिए, आप जब भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी तरफ से ये कोशिश करें कि आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो आपके लिए सही है या नहीं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स पढ़ें और उसके मुताबिक ही उसे साइन करें, उसे अपने फाइनेंशियल प्लानिंग का अहम हिस्सा और अपनी रिस्क कवरेज के लिए रिस्क कवरेज की जिम्मेदारी उस पॉलिसी और उस इंश्योरेंस कंपनी को दें। जहांगीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और तमाम मुद्दे जो कि पॉलिसी धारक के हितों के लिए थे और उनको आगाह और उनको जागरूक करने के लिहाज से आपने हमको समझाए। लेकिन हम इस चर्चा को जारी रखेंगे और पंकज जी और नवल मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर आज हम फोकस करने वाले हैं फायर इंश्योरेंस पर। इंश्योरेंस के नवल बहुत सारे ऐसे पहलू हैं इंश्योरेंस कवरेज के जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है और इसीलिए आज हम फायर इंश्योरेंस पर विस्तार से बात करेंगे। फायर इंश्योरेंस प्रॉपर्टी इंश्योरेंस का हिस्सा होता है, लेकिन क्या ये आपको अलग से मिलता है या जिस तरह की प्रॉपर्टी इंश्योरेंस की मैं बात कर रही हूँ उसी में ही आपको एक इनबिल्ट फीचर मिलता है जहाँ पे फायर से या
आग लगने से भी आपको कवरेज दी जाती है। किस तरह से एक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी का खाका बना हुआ है और कैसे हमें इसे खरीदना चाहिए? नवल। जनरली ये एक पैकेज पॉलिसी होती है जो आपके घर को कवर करती है बेसिकली। जो अगर मैं रिटेल कस्टमर्स के लिहाज से बात करूं तो डेफिनेटली ये पैकेज पॉलिसी उनके लिए बेस्ट होती है, क्योंकि ये फायर के अलावा बर्गलरी और अर्थक्वेक इस तरह की चीज़ों को कवर करती है। तो डेफिनेटली पैकेज पॉलिसी ही मैक्सिमम, जो इंडिया में मैक्सिमम जो सेल होती है वो पैकेज पॉलिसी होती है। अगर हम इंडस्ट्रियल बात करें तो डेफिनेटली फायर पॉलिसी एक अलग पॉलिसी, कस्टमाइज्ड पॉलिसी होती है जिसमें स्पेसिफिक रिस्क कवर होते हैं। बट यूजुअली जो रिटेल में बिकती है वो पैकेज पॉलिसी बिकती है। तो डेफिनेटली जब भी आप घर को इंश्योर कर रहे हैं तो आप नहीं चाहेंगे कि आप सिर्फ फायर के लिहाज से उसको इंश्योर करें। बाकी काफ़ी सारे रिस्क है। बर्गलरी रिस्क एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा रिस्क होता है। इसके अलावा अर्थक्वेक और इस तरह की जो रिस्क होते हैं वो सारी रिस्क एक पैकेज पॉलिसी में कवर होती है, और इसका प्रीमियम जो है पैकेज पॉलिसी का वो काफ़ी इकोनॉमिकल होता है। मतलब क्योंकि घरों में कुछ होने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम होती है, तो उस वजह से ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव पॉलिसीज होती है, और डेफिनेटली कस्टमर्स को इसी पॉलिसी के साथ जाना चाहिए। पंकज जी, किस किस तरह का कवर आपको मिलता है फायर इंश्योरेंस पॉलिसी में? कविता, देखिए जैसा कि नवल जी बता रहे थे अभी, यदि आप घर के इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, जिसमें कि आपके फायर के साथ साथ बाकी भी जो रिस्क होते हैं, चाहे थेफ्ट है, बर्गलरी है, इस तरह के रिस्क भी उसमें कवर होते हैं। और आपको कौन कौन से प्रोडक्ट उसमें ऐड करने हैं, मतलब कि घर का सामान, वो आप उसको लिस्ट करेंगे, आप बताएंगे, और वो सामान भी सारा उसके अंदर, जो मतलब घर के अंदर जो सामान है, हाउस होल्ड आइटम्स हैं, वो भी उसमें कवर हो सकते हैं। इवन आपकी ज्वेलरी भी उसमें कवर हो सकती है। तो यानी कि आप कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ले सकते हैं। और यदि आप चाहें तो आप स्पेसिफिक पॉलिसी भी ले सकते हैं सिर्फ फायर। ये डिपेंड करता है कि इंश्योरर टू इंश्योरर। कुछ इंश्योरेंस कंपनीज शायद आपको एक पर्टिकुलर पेरिल के लिए पॉलिसी ना दे, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी दे। लेकिन यदि आप बात करें सरकारी कंपनियों की, तो वहां पर तो यह सुविधा होती है कि आप किसी भी पर्टिकुलर पेरिल के लिए, यानी रिस्क के लिए कवर ले सकते हैं। साथ ही यदि हम बात करें इंडस्ट्री की, कॉमर्शियल की, तो यहां पर फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी अवेलेबल है। यानी कि सिर्फ फायर के लिए किसी भी वजह से, चाहे शॉर्ट सर्किट से हो या किसी और वजह से फायर लगे, या अर्थक्वेक या किसी और वजह से भी यदि इस तरह का जोखिम होता है तो वो कवर हो सकता है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का रिस्क कवर करना है। लेकिन अगर घर की बात करें तो मैं जरूर कहूंगा कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेनी चाहिए, और उसमें भी आपको जो भी घर के हाउस होल्ड आइटम है उनको बराबर से डिस्क्लोज करना चाहिए, क्योंकि ये भी कई बार होता है कि अंडर इंश्योर्ड रह जाता है। तो ऐसे में जब नुकसान होता है तो उसकी भरपाई पूरी नहीं हो पाती। और साथ में इंश्योरेंस में एक क्लॉज और भी है, उसे हम बोलते हैं एवरेज क्लॉज। उसका मतलब यह होता है कि अगर आपके घर में जो सामान है वो है 25 लाख का, और आपने इंश्योरेंस कराया 12.5 लाख का या 12 लाख का, मतलब कि 50% पे आपने इंश्योरेंस कराया, और कल को क्लेम आया, कल को आग लगी और नुकसान हुआ सिर्फ 3 लाख का, तो इंश्योरेंस कंपनी 3 लाख का क्लेम भी सेटल नहीं करेगी। क्योंकि इसकी वजह यह है कि आपने 50% का ही इंश्योरेंस कराया था, और आप ये समझा जाएगा कि 50% आपका सेल्फ इंश्योरेंस है। तो यदि क्लेम 6 लाख का आता है तो 3 लाख ही पास होगा, क्योंकि हमने 50% ऑफ द रिस्क कवर किया हुआ है। तो ये गलती कई बार होती है कि इंश्योर्ड पर्सन या प्रपोजर जो है वो पूरी तरह से उस रिस्क को कवर नहीं करवाते हैं, और जब क्लेम आता है तो इस बात पर विवाद होता है कि क्लेम तो इंश्योरेंस अमाउंट से बहुत कम का है। चीज है पंकज जी, वो समझना है कि अचल और चल संपत्ति के लिहाज से रीइंस्टेटमेंट वैल्यू और बहाली मूल्य पॉलिसी जो होती है वो किस तरह से हमें सिलेक्ट करनी चाहिए। देखिए, अचल संपत्ति में तो आपके पास बहुत सारे विकल्प है नहीं। यहाँ पे रिप्लेसमेंट वैल्यू की पॉलिसीज होती हैं और साथ ही रीइंस्टेटमेंट वैल्यू वाली पॉलिसी होती है। लेकिन जो चल संपत्ति होती है उसमें अलग अलग तरह की कवर है। मसलन फ्लोटर पॉलिसी है, यहाँ पे डिस्क्लेमर डिक्लेरेशन पॉलिसीज हैं, फ्लोटर डिक्लेरेशन पॉलिसीज हैं, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज हैं, वैल्यूड पॉलिसीज हैं, एवरेज पॉलिसीज हैं,
इस तरह की पॉलिसीज में क्या फर्क है, और जब हम अचल और चल संपत्ति की बात करते हैं तो चुनाव कैसे किया जाए? कविता, मैं बताऊं इसके बारे में या नवल जी आंसर देंगे? जी पंकज जी। हाँ, तो देखिए डिफरेंट तरह की पॉलिसीज हैं, तो यहां पर बात से इसी की है कि कॉन्ट्रैक्ट किस तरह का है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि एक बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, तो उस केस में बिल्डिंग को जो डैमेज होता है उसकी बात है। लेकिन यदि हम बाकी चीजों की बात करें, आपने बोला कि जैसे कि चल संपत्ति है, तो यहां तक कि आपके पास जो नकदी है, जो नगद है, उसका भी इंश्योरेंस होता है। तो इन चीजों में डिक्लेरेशन पे डिपेंड करता है कि किसने डिक्लेयर किया जाएगा। ये हर पॉलिसी में, क्योंकि जनरल इंश्योरेंस में एवरीथिंग अंडर द सन कैन बी कवर्ड, तो इंश्योरेंस हर चीज का हो सकता है, लेकिन आपको उन चीजों को इंश्योरेंस करते समय टर्म्स समझने पड़ेंगे। और ये इतना आसान नहीं है कि अगर मैं ये कहूं कि एक वो एवरेज पॉलिसी है या फिर डिक्लेरेशन पॉलिसी है, यहां पर हर चीज के लिए आपके टर्म्स अलग हो जाते हैं। तो आपको जब भी आप पॉलिसी ले रहे हैं तो ये देखें कि आपको क्या चीज किस तरह से रिस्क कवर करवाना है। और हम यहां पर बात कर रहे हैं कि मतलब यूजुअली अगर हम जनरली बात कर रहे हैं कि फायर की, तो हम लेकर चल रहे हैं कि आप घर की बात कर रहे हैं, घर में फायर के साथ साथ बाकी और कौन कौन से रिस्क कवर होने चाहिए। तो यहां पर आपका सामान चाहे वो ब्रेक डाउन हो, फायर हो या फिर थेफ्ट हो, उन सब चीजों में आपको पूरी तरह से कंपनसेशन मिल सके। और जो साथ में आपने कहा कि रिप्लेसमेंट पॉलिसी, तो यहां पर क्या होता है कि आपकी जो कॉस्ट है, आपने जो सामान लिया था आज की तारीख में, क्योंकि वो डेप्रिसिएट हो चुका है, तो डेप्रिसिएशन का मतलब ये हुआ कि आज की रिप्लेसमेंट वैल्यू क्या है। तो अगर आपने रिप्लेसमेंट पॉलिसी ली है, इसका मतलब यह है कि उसकी उसी कंडीशन में, जिस कंडीशन में वो सामान आज की डेट में है, उस कंडीशन में यदि रिप्लेस करना है तो उसके लिए कितना कंपनसेशन मिलना चाहिए। और अगर आप बात करते हैं कि उसकी जो मार्केट वैल्यू है आज की डेट में, वो कंपनसेशन मिले, तो आपको उस तरह से पॉलिसी का चुनाव करना पड़ेगा। तो ये टर्म्स जो हैं ये बहुत आपको समझने होंगे, ताकि आपको इंश्योरेंस क्लेम लेते समय इस पर कोई विवाद ना हो। नवल, अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज कहाँ से ली जाए, किस तरह की इंश्योरेंस कंपनियों से ली जाए, और प्रीमियम की अप्रोक्सीमेट अमाउंट कितनी होगी? इंश्योरेंस कंपनी की अगर बात करें तो कोई भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जो फायर इंश्योरेंस में कुछ कंपनीज है जो काफ़ी अच्छी पॉलिसीज ऑफर करती है मार्केट में। मैं डेफिनेटली रेकमेंड करता हूँ कि कुछ ब्रांड्स के साथ ही जाएं आप, बड़े ब्रांड्स या तो नेशनलाइज्ड इंश्योरेंस कंपनीज या फिर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज, बट थोड़े बड़े इंश्योरेंस कंपनीज जो काफ़ी समय से मार्केट में हो। उससे ये है कि आपको पहले का क्लेम एक्सपीरियंस के बारे में अंदाज़ा हो जाता है और चांसेस है कि आपके क्लेम में कोई आपत्ति नहीं आएगी। रही बात कॉस्ट की, तो डेफिनेटली होम इंश्योरेंस की जो कॉस्ट है वो डिपेंड करती है काफ़ी सारे फैक्टर्स में, कि आपकी प्रॉपर्टी की एज क्या है, आपकी प्रॉपर्टी है कहाँ पे। जैसे ही आप बर्गलरी या उस तरह का चीज़ इंक्लूड करते हैं जो बेसिकली हाउस होल्ड गुड्स को कवर करता है, तो आपकी कॉस्ट काफ़ी एस्केलेट कर जाती है। बट अगर आप सिर्फ होम इंश्योरेंस जो फायर वगैरह वगैरह कवर करता है, तो उसकी कॉस्ट जनरली हमने देखा है कि 1 करोड़ का अगर घर है तो भी 2-3 हज़ार रुपए सालाना की कॉस्ट आती है उसमें। तो उसी रीज़न से मैं कह रहा था कि ये इंश्योरेंस पॉलिसी काफ़ी सस्ती होती है। बट जैसे-जैसे आप बर्गलरी और घर के हाउस होल्ड गुड्स ऐड कर देते हैं, तो ये कॉस्ट थोड़ा ऊपर चला जाता है। और स्पेशली अगर आप ज्वेलरी ऐड कर देते हैं, तो डेफिनेटली ये कॉस्ट काफ़ी हाई चला जाता है, क्योंकि थेफ्ट के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं कंपेयर टू अर्थक्वेक या फायर या इस तरह की जो। और इसके अलावा भी आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपके पास जैसे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स है या आपके जो घर है वो कोई अपार्टमेंट सोसाइटी में है जहाँ पे फायर का काफ़ी अच्छा प्रोविजन हो रखा है, तो इन चीज़ों का भी डिस्काउंट्स मिलता है। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर एक डिटेल डिस्कशन हमने किया है फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज पर, जो आप ले सकते हैं अपने घर की सुरक्षा के लिए, और ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज के लिहाज से अगर हम देखें तो आप होम इंश्योरेंस के लिए भी जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जुड़ेंगे दर्शकों के साथ और लेंगे उनके सवाल, और आपको बताएंगे कि कैसे आप भी अपने सवाल शो पर पूछ सकते हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।